पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आज इख्तिताम हो गया। इस सरमाई इजलास में कई मुद्दे गर्म रहे। अपोजिशन ने लखीमपुर सानहे, निचकारी और दीगर कई मुद्दों पर बहस करने की कोशिश की, लेकिन ऐवानों में शोर शराबे के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इस बार सरमाई इजलास में अपोजिशन अरकान पार्लियामान की मुअत्तली का मामला सरगर्म रहा। इस हवाले से अपोजिशन ने काफी मुजाहरे किए, लेकिन बात बनी नहीं। अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पर निशाना साधते रहे, एक दूसरे को मोर्द इल्जाम ठहराते रहे, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। अवाम के मुद्दे सिर्फ मुद्दे रहे। मौजूदा सरमाई इजलास 29 नवंबर को शुरू हुआ था। इजलास की कार्रवाई 23 दिसंबर तक जारी रहने वाली थी। सरमाई इजलास में हुकूमत ने कई अहम बिलों को मंजूर किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इत्तेफाक और नाइत्तेफाकी हमारी जमहूरियत की रूह है। पार्लियामेंट में होने वाली नाइत्तेफाकी जायज है, पार्लियामेंट के बाहर हंगामा दुरुस्त नहीं है। जो सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है। मेरी कोशिश रहती है कि महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर आपस में चर्चा हो, संवाद हो। जिन विषयों पर चर्चा संवाद से सहमति निकलती है उसके भी प्रयास करते हैं, लेकिन सहमति नहीं हो तो कम से कम असहमति की बात भी सदन के पटल पर आए, इसके लिए भी मेरा प्रयास रहता है कि लगातार चर्चा और संवाद सभी दलों से होती रहे। कई विषयों पर, कई विधेयकों पर व्यापक चर्चा भी हुई है और कई विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई। मेरा प्रयास रहता है कि हर विधेयक पर चर्चा हो। माननीय सदस्यों ने जनता को ने चुनकर यहां पर इसलिए भेजा है कि वो एक चर्चा संवाद का एक अच्छा वातावरण बनाए। फिर प्रयास करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि संसद में हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि किसी विषय पर सहमति असहमति तो हो, लेकिन वो संसद में ही चर्चा संवाद से हो। पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन के लीडरान एहतजाज करते नजर आए। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसे बीजेपी हुकूमत की मनमानी से ताबीर किया और कहा कि न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार बीजेपी हुकूमत है, जिन्हें दस्तूरी व जमहूरी तरीके पर चलना नहीं आता। Proposing is when we in the Congress say we are secular, please be very, very clear. Secular does not mean a lack of faith or a non-belief in faith or non-adherence to faith. It only means the state, the government doesn't have any preference over any faith, does not have prefers one faith and excludes another faith. But the real crux of the debate in India should not be this, but it should be on the economy, which is going really down, and the BJP must stop all these diversionary tactics which is deployed. So both the houses have been adjourned, have been Canada today. How do you see this? There was left and lot of issues. See, I think the biggest blot in this session was that the fact that the 12 members were suspended from the Rajya Sabha and a manufactured majority was created in the Rajya Sabha, which gave the government a free run, which is completely undemocratic, and because the government is unwilling to heed the voice of the opposition. Many issues were not discussed because the opposition was not given its say. In parliamentary parlance, it's always known that the opposition must have its say and the government can have its way. And here the government, while it has its way, does not allow the opposition to have its say. So last question is to you, Priyanka, that she is under surveillance and even her children's Instagram account has been hacked. सस्पेंड हो गया हमारे 12 मेंबर्स को बाहर रख के हम सदन तो चला नहीं सकते, एक। और दूसरी चीज ये है, जो उन्होंने एक्शन लिया है वो मानसून सेशन में जो घटनाएं घटी उसके ऊपर एक्शन लिया, ये भी इलीगल है। या रूल्स को मर्यादा नहीं है, संविधान को मर्यादा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हाउस किस ढंग से चलना उसको भी नहीं है। तो सब चीजें बुलडोज कर रहे हैं और बिल
एक वो मिनटों में पास कर ले रहे हैं। सुबह यहाँ पर एक बिल पास होती है और शाम में वहां लाके वो पास कर लेते हैं और कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी को भेजो, नहीं भेजते। अच्छा, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए सभी लोग मिलकर रहे, वो भी नहीं करते। तो ये क्या है, एक टाइप का ऑटोक्रेसी है। इसका तो हम विरोध करते रहेंगे। इसके लिए हम सबसे अपील करेंगे, सब अपोजिशन मिलके ऐसे ऑटोक्रेट गवर्नमेंट को हटाना चाहिए। भैया जी जोशी जी से मैं आग्रह करूंगा कि पूरा गांधी वांग्मय पढ़ लें और गांधी की तमाम वॉल्यूम्स पढ़ लें, उनके प्रार्थना सभा में दिए गए प्रवचन समझ लें। अगर इतना ही समानता होती तो बापू हिंदुत्व शब्द का प्रयोग करते नहीं करते हैं ना, हिंदू धर्म हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, तो बापू से बड़ा हिंदू कौन हुआ। और मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदू धर्म अपनी विशेषताओं कमियों के बावजूद महासागर है, हिंदुत्व तालाब है, तालाब और महासागर की तुलना नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने एक मरतबा फिर से राम मंदिर ट्रस्ट और राम मंदिर की तामीर के लिए इकट्ठा किए गए चंदे के मामले में बदनवानी का इल्जाम आयद किया। साथ ही बीजेपी को सीधा मौलिद इल्जाम करार दिया। के मंदिर की जमीन के नाम पर किस प्रकार से 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार ट्रस्ट और उसके सदस्यों और बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया गया, इसका खुलासा मैंने किया था। और उसके बाद मेरे ऊपर तमाम एफआईआर और मुकदमे किए गए और मैंने एक ही बात कहा था कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए लोगों ने अपना पेट काट के चंदा दिया है, माताओं बहनों ने अपना गहना गिरवी रख के चंदा दिया है, उसमें भ्रष्टाचार और लूट नहीं करने देंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने जो खुलासा करने जा रहा हूं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बातों को सच साबित करते हैं। और जो लोग विश्व हिंदू परिषद से लेकर आरएसएस से लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम इनके नेता विधायक मंत्री कह रहे थे कि मेरे ऊपर डिफेमेशन करेंगे, आज तक उन्होंने डिफेमेशन करने की हिम्मत इसलिए नहीं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर और उस क्षेत्र में जमीन का घोटाला और भ्रष्टाचार करने में जुटी हुई है। ये जमीन के जालसाज लोग हैं। और वहीं कांग्रेस की जानिब से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी राम मंदिर ट्रस्ट में होने वाली बदनवानी का मामला उठाया और बीजेपी पर निशाना साधा। भगवान राम के अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के नाम पर चंदे की लूट और अब भगवान राम की अयोध्या नगरी में भाजपाइयों द्वारा संपत्ति एकत्रित करने की लूट, ये साफ है कि भाजपाई अब राम द्रोह कर रहे हैं। क्या हो रहा है अयोध्या में? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर मर्यादा को ताक पर रखकर सीधे आम लूट मची हुई है। 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई। 1250% मुनाफा मात्र 79 दिन में कमा लिया गया और राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो करोड़ों करोड़ों भारतीयों का चंदा है उसे लूट लिया गया। और अब जो सनसनीखेज तीसरा खुलासा सामने आया है वो और चिंता का विषय है, और वो है कि राम मंदिर अयोध्या नगरी में मंदिर के चारों तरफ भाजपा के विधायकों, भाजपा के मेयर, भाजपा के आयोग के सदस्यों, भाजपा के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और आदित्यनाथ सरकार के आला अफसरों द्वारा औने पौने संपत्ति अर्जित कर ली गई है। और इसके कुछ उदाहरण मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। नंबर 1 पर हैं वेद प्रकाश गुप्ता, एमएलए अयोध्या, भारतीय जनता पार्टी के। उनके भतीजे तरुण मित्तल द्वारा 20,034 स्क्वायर मीटर जमीन 21 नवंबर 2019 और 29 दिसंबर 2020 को खरीदी गई। इंदर प्रताप तिवारी, भाजपा एमएलए गोसाईगंज अयोध्या, 2,593 स्क्वायर मीटर जमीन
भाजपा के इस विधायक महोदय द्वारा 19 नवंबर 2019 को खरीदी गई और उसके बाद इनके ब्रदर इन लॉ के द्वारा 6,320 स्क्वायर मीटर जमीन 16 मार्च 2021 को खरीदी गई। भाजपा के अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, जिनके साले के द्वारा 2 करोड़ की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची गई थी, उन्हीं के द्वारा 1480 स्क्वायर मीटर जमीन 18 सितंबर 2019 को खरीदी गई। बलराम मौर्य, जो भाजपा नेता भी हैं और ओबीसी कमीशन के यूपी के मेंबर भी हैं, 9,375 स्क्वायर मीटर जमीन 28 फरवरी 2020 को राम मंदिर की पेरिफेरी में खरीद ली गई। हर्षवर्धन शाही, जिसे मोदी जी और आदित्यनाथ जी ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाया है, लगभग 1,000 स्क्वायर मीटर जमीन उनके और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा 18 नवंबर 2021 को मंदिर के साथ खरीद ली गई। एमपी अग्रवाल, डिविजनल कमिश्नर अयोध्या, पुरुषोत्तम दास गुप्ता, चीफ रेवेन्यू कमिश्नर अयोध्या, दीपक कुमार, डीआईजी अयोध्या और न जाने कितने और अधिकारियों द्वारा राम मंदिर के चारों तरफ वाली जमीन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आते ही खरीद ली गई। इसी के साथ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। कर्नाटक में तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल के खिलाफ सड़कों पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि कर्नाटक हुकूमत का कदम गैर दस्तूरी है, जिसे फौरी वापस लिया जाए। वाज़ेह है कि कांग्रेस और जेडीएस अक़लियती तबकों की पुरजोर मुखालफत के बावजूद रियासत की बीजेपी हुकूमत ने मुतनाज़ बिल को असेंबली इजलास में पेश किया था। वहीं कांग्रेस ने बिल को चोर दरवाजे से पेश करने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया। जब हमारे देश में आर्टिकल 25 कहता है कि एवरीवन, कोई भी इस देश का नागरिक किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, कोई सरकार भेदभाव नहीं कर सकती, तो दिस बिल जो अब आ रहा है, द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल इन कर्नाटक असेंबली, इट क्लियरली शोज, ये सीधा बताता है कि गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल। जब आप कन्वर्शन, ए पर्सन इज नॉट बोर्न टू फॉलो द रिलीजन विच इट इज बोर्न विथ, ए पर्सन इज नॉट bound to follow the religion it is born with. Everyone has the value, everyone has the right to change their religion if they want to, for any reason XYZ, if they're not forced and if they want to they can. ये बिल में एक बड़ी वीकनेस ये है कि it doesn't discriminate between, doesn't distinguish between what is forced conversion and what is a normal conversion. It describes both as forced, which is not good for a democracy. People who want forced into that conversion are being punished. But my question to the government of Karnataka and to the Prime Minister of this country, why there is direct effect against minorities? Go back to CAA, you were bifurcating. Go back to the NRC, you are bifurcating. Go to NPR, you are bifurcating. Demonetization, you bifurcated. Triple talaq, you bifurcated. Sabarimala verdict, you bifurcated. Now the anti-conversion bill, you are bifurcating. It shows what exactly you are trying to break this country. I think this is unacceptable. We don't compromise this on the grounds of fascist notion. If you are planning to divide this state and the nation, I take my objection as an activist, as a human being belonging to the plural country and the largest democracy. I condemn this. The government has to immediately withdraw this anti-conversion bill. बेंगलुरु में उर्दू पोइट्स एसोसिएशन के तहत नातिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक सदर और मारूफ शायर मुबीन मुनव्वर की जानिब से मुनक़दा इस मुशायरे में बेंगलुरु के शोरा ने अपना कलाम पेश करते हुए खूबसूरत समा बांध दिया। तकरीब में मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद मुस्तफ़ा रिफाई जिलानी, मौलाना बाक़िर अरशद कासमी, रोजनामा पासबान के एडिटर उबैदुल्ला शरीफ ने शिरकत की। मारूफ शायर शफीक आब्दी की सदारत पे इस मुशायरे का इनेकाद किया गया। सारे आलम में ये दिल नशीस कदर है मदीना नगर, आता है गुंबदे खजरा दिलकश नजर,
रही है खुशबुओं से सारे आलम में ये मैं तड़पता ही रहा, मैं तड़पता रहा, एक उम्र मदीना जाने, जब बुलाया गया ताबिंदा मुक़द्दर देखा। सरकार की अजमत से जिसे प्यार नहीं है, सरकार की अजमत से जिसे प्यार नहीं है, सरकार की अजमत से जिसे प्यार नहीं है, आलिम भी अगर है तो वफादार नहीं है, आलिम भी अगर है तो वफादार नहीं है। मालेगांव शहर में कौमी काउंसिल की जानिब से मुनक्किद उर्दू कुतुब मेले में किताबें खरीदने और कौमी काउंसिल को मुबारकबाद देने, साथ ही साथ उर्दू किताब मेले के लिए मालेगांव शहर का इंतखाब करने के लिए शहर के MLA मुफ्ती इस्माइल ने उर्दू किताब मेले में पहुंचकर उनका इस्तकबाल कौमी काउंसिल की जानिब से मेले के इंचार्ज और कौमी काउंसिल के असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अजमल सईद ने किया। कौमी काउंसिल का निशान उन्हें पेश किया गया। मालेगांव शहर के MLA ने इस मौके पर कहा कि ये मालेगांव शहर का नसीब है कि पिछले 10 बरसों में दूसरी बार किताब मेले का इनेकाद मालेगांव शहर में किया गया। मालेगांव उर्दू का शहर है और उर्दू को पसंद करता है, इसलिए कौमी काउंसिल ने इस शहर में दूसरी बार किताब मेला मुनाकिद किया है। मालेगांव में उर्दू किताब मेले का इनेकाद हुआ। उर्दू किताब मेला अगर देखा जाए तो ये हिंदुस्तान में 24वां उर्दू किताब मेला है। मालेगांव में दूसरी मर्तबा इसका इनेकाद हुआ है। मैं उर्दू किताब मेले के ज़िम्मेदारान को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से शुक्रगुजारी मेरे लिए ज़रूरी है कि ये मालेगांव का नसीब है कि दूसरी मर्तबा हमें उर्दू के उन्वान से किताब मेले के इनेकाद का मौका दिया गया। मालेगांव शहर में कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से 24वें कुल हिंद किताब मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में 150 से ज़्यादा किताबों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। किताबों की खरीदारी में स्कूल के बच्चे पेश नजर आए। स्कूल से इन्हें बाकायदा छुट्टी दी जा रही है ताकि वो 2 से 3 घंटों में अपनी पसंद की किताबें यहाँ से खरीद सकें और बच्चे भी इस पहल से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनकी ख्वाहिश अब यही है कि इस तरह के मेलों का इनेकाद आगे भी किया जाता रहे। मैं निशात गर्ल्स हाई स्कूल से हूँ और यहाँ पर आकर मैंने बहुत सी किताबें खरीदी है, किताबें से मालूमात हासिल की है। गीत यहाँ पर हम पढ़ने के लिए आए थे, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दी मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल की बच्ची हूँ। यहाँ आकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छी साइंस जर्नल, यहाँ पर ड्राइंग की। हम यहाँ पर आकर बहुत खुशी हो रही है। हमें हमारी स्कूल से हमें यहाँ पर लेकर आया गया है। हम कहानी, नावल्स, ये सब किताब खरीदना चाहेंगे और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि मालेगांव में 24वीं मरतबा उर्दू किताब मेला मुनक़िद किया गया है और हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। और हम कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस वही में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।